कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते। तो बताओ पुलिस प्रभारी कौन था? दंड पास। न्यायाधीश कौन था? सेना का प्रभारी कौन था? महा। अंतःपुर का रक्षक, राजमहल का प्रमुख, युद्ध और संधि करने का प्रभारी, संधि विग्राहक। तो इस प्रकार से आना चाहिए ना, इस प्रकार से आना चाहिए, लेकिन इस प्रकार से आ नहीं रहा। दिक्कत यही तो है। जो उस जमाने में लेखांकन का प्रमुख होता था, तो जमाना ऐसा ही था, उसमें महाशब्द लगाते थे। तो महा अक्षपटलिक, महा अक्षपटलिक, अक्षपटल का मतलब है अक्षय रूप में, हमेशा के लिए, अर्थात लेखा विभाग प्रमुख, लेखा विभाग का प्रमुख था, लिखने का काम करता था। और दोस्तों ध्रुवाधिकरणिक, ये ध्रुवाधिकरणी कौन था? ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। फटाफट उतार दो देख देख के। और दोस्तों कर्णिक कौन था? कर्णिक, कर्णिक लेखकों को कहते थे। लेखकों को कर्णिक कहा जाता था। तो लिख दिया क्या? ओके, आगे तो बेटा हो गया भाई, लिख दिया। ओके, अब चूंकि मैंने बताया था कि विकेंद्रीकृत प्रशासन था, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। उस समय एक नई जाति का जन्म हुआ जिसका नाम था कायस्थ। ये लेखक बना करते थे, तो ये नोट डाल दे नीचे। गुप्त काल में कायस्थ नाम से, गुप्त काल में कायस्थ नाम से, गुप्त काल में कायस्थ नाम से एक नई जाति का उदय हुआ। जो लेखक हुआ करते थे। जो लेखक हुआ करते थे, लिख दिया। ओके, अब यदि प्रशासनिक विभाजन में करूं तो सबसे ऊपर क्या है? राष्ट्र, राष्ट्र है ना, या इसको अपन यूं कर सकते हैं विभाजन। तो सबसे ऊपर तो कौन है? राष्ट्र। तो सबसे ऊपर है राष्ट्र, और राष्ट्र का अधिकारी कौन है? महाराज धीराज। उसके नीचे राज्य को क्या क्या कहेंगे? देश,
भुक्ति, कई जगह इसका नाम अमन्नी भी मिलता है। तो राज्य को देश कहते हैं, उसे भुक्ति कहते हैं, उसे अवन्नी कहते हैं। और इसमें इसका प्रभारी महाराज या इसे ऊपरीक भी कहा जाता है, ऊपरीक। इसके नीचे दोस्तों बताओ, विषय, विषय का मतलब जिला, और विषय का प्रभारी राजा, इसे विषयपति भी कहा जाता है। उसके नीचे तहसीलों को क्या कहते थे बताओ? विथी, विथी मतलब तहसील। उसके नीचे पैठ, पैठ मतलब कुछ गांवों का समूह, ग्रामों का समूह। और सबसे नीचे दोस्तों गांव, ग्राम जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई। इसका गांव का प्रमुख क्या कहलाता था? एसी थोड़ी कम कर दे। तो गांव का प्रमुख क्या कहलाता था दोस्तों? ग्रामिक, ग्रामिक, कुटुंबिन, कुटुंबिन या मेहतर, मेहतर। तो ये नाम हुआ करते थे गांव के प्रमुख के। तो ये प्रशासनिक विभाजन, विधि का प्रमुख विधिपति, पैठ का प्रमुख पैठपति। तो पति लगा दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। विधिपति, और इसका प्रमुख कौन होगा? पैठपति। इसका प्रमुख विषयपति या राजा। तो ये प्रशासनिक ढांचा था जिसमें गांव अमूमन स्वतंत्र हुआ करते थे। टैक्स कलेक्शन के अलावा गांव से राजा का कोई सीधा संबंध नहीं होता था। तो ये फटाफट उतार दो दोस्तों। इसी के साथ प्रशासन अपना समाप्त होता है।
लिख दिया क्या? नहीं लिखा? लिख दिया? ओके। अब दोस्तों गुप्त काल में थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि कर कितने थे, जमीन किसकी थी, मुख्य फसल कौन सी थी, और व्यापार किस प्रकार से होता था। फिर हम सामाजिक स्थिति को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो समाज बना हुआ है, जो जातियां बनी, जो गोत्र बने, शादी की रस्में, जो रिवाज बने, ये सब गुप्त काल में बने। तो सामाजिक स्थिति में थोड़ा टाइम लेंगे और ये दोनों आज आराम से पूरी हो जाएंगे। फिर बचेगा अपनी गुप्तकालीन संस्कृति, जिसमें साहित्य, मंदिर, स्थापत्य कला और गुप्तकालीन विज्ञान ये शामिल है। तो हम लोग आज अभी जस्ट गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं। गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति, सबसे पहले आर्थिक स्थिति की बात जब जब होती है तो कृषि की बात होती है। पहले कृषि, हाँ पहले खेती होगी, खेती के बाद व्यापार होगा जब वस्तुएं ज्यादा होंगी। तो खेती के बिना कुछ नहीं है। तो कृषि सबसे ज्यादा बड़ा पेशा था, यानी सर्वाधिक लोग इसी से जुड़े थे, सर्वाधिक जनसंख्या का कार्य यही था। कालिदास कहता है, कालिदास के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में ईख की खेती का उल्लेख मिलता है। ईख एवं चावल की खेती का उल्लेख मिलता है। जब ईख का मतलब गन्ना, जबकि जो चीनी यात्री है इत्सिंग, वो कहते हैं कि गेहूं और जौ सर्वाधिक उत्पादित होते थे। लगता है अमर सिंह ने जो गुप्त काल में, अमर सिंह के जो ग्रंथ है जिसका नाम अमरकोश, उसे 3 फसलों की जानकारी मिलती है वर्ष में का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब कृषि में कुछ बातें, शब्दावली हैं, जैसे कि गुप्त काल में एक शब्दावली मिलती है क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ क्या है दोस्तों? कृषि योग्य जो भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। कृषि योग्य भूमि यानी जिसमें खेती की जाती है उसे क्या कहेंगे? क्षेत्र। दोस्तों एक और शब्द है अप्रहत। प्रहत का मतलब जोती हुई भूमि और अप्रहत का मतलब न जोती हुई भूमि या फिर बंजर भूमि। न जोती गई भूमि। एक और शब्द मिलता है वास्तु। वास्तु, वास्तु कौन सी भूमि है?
आवास योग्य भूमि, जहां लोग बस जाते हैं, उस भूमि को क्या कहते हैं? वास्तु। जैसे आज भी अपन लोग मकान बनाते हैं तो वास्तु दोष, वास्तु 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 शब्द सुना होगा आपने। तो वास्तु जो शब्द है उससे वास्तु का अर्थ है वास योग्य भूमि। ठीक है। और एक और शब्द है खिल। खिल, खिल का मतलब भी पड़ी हुई भूमि या कृषि अयोग्य भूमि, पड़ती भूमि, खिल। एक शब्द है भूमि छिद्र न्याय। भूमि छिद्र न्याय, इसका अर्थ है कि भूमि को जो सबसे पहले जोतेगा, हल चलाएगा, वह जमीन उसी की होगी। तो सबसे पहले जोतनी, मान लो कि कोई बंजर भूमि है, जंगली भूमि पड़ी है, अब उसको कोई पहली बार कोई किसान मेहनत करता है, वहां झाड़ जंखाड़ काट करके और हल चलाता है, कृषि योग्य बनाता है, तो वो उसी की होगी। तो अर्थात बंजर भूमि, या फिर मैं कहूं तो भूमि पर प्रथम जोतने वाले का अधिकार होना, इसको क्या कहा गया दोस्तों? भूमि छिद्र न्याय। ठीक है। तो फटाफट उतारो, कृषि में हो गया काम अपना। तो सर्वाधिक जनसंख्या क्या काम करती थी? खेती। खेती करती थी। कालिदास ईख और चावल का उल्लेख करता है, इत सिंह जो गेहूं और जौ का, अमर सिंह वर्ष में 3 फसल लेने का उल्लेख करता है। एक सिंचाई रह गई, तो सिंचाई भी की जाती थी अरघट से। अरघट या रहंट द्वारा कुओं से सिंचाई की जाती थी। फटाफट उतार दो। अमर सिंह ने अपना ग्रंथ अमरकोश लिखा, जिसमें 3 फसलें एक वर्ष में लेने का उल्लेख मिला, रबी, खरीफ और जायद। एक वर्ष में कितनी फसलें लेने का उल्लेख? 3।
लिख दिया क्या? अरे अब तो लिख दिया। तुम यहीं बैठे रहो फिर। तो अब कुछ बातें और खेतीबाड़ी में, खेती से जो कर लिया जाता था, अमर सिंह कहता है कि जमीन जो थी वो किसान की थी, राजा की नहीं होती थी। तो अमर सिंह कहता है कि जमीन किसान की होती थी, कृषि से जो कर लगता था उसे भाग कहते थे, और वो 1/6 होता था। यानी 6 बोरी होंगी अनाज की तो राजा 1 लेगा, छठा भाग। अभिलेखों में, अभिलेख जो है दोस्तों, उनमें कृषि कर को, कृषि कर का नाम उद्रंग मिलता है, उद्रंग मिलता है। दूसरा जो कर लिया जाता था, एक और कर था जिसका नाम था ऊपरी कर। ये भी एक्स्ट्रा भूमि पर लगता था। ये भूमि पर लगने वाला, एक्स्ट्रा जमीन पर लगने वाला अन्य कर था। एक दोस्तों भोग, ये फल सब्जियों पे लगता था, इन पे कर लगता था। तो कुछ बातें आप लिख देंगे, लिखो, मैं लिखा रहा हूं। अमर सिंह के अनुसार, अमर सिंह के अनुसार, अमर सिंह के अनुसार राजा भूमि का स्वामी होता था, राजा भूमि का स्वामी होता था। राजा, सॉरी मैंने उल्टा लिखा दिया, उल्टा लिखा दिया, सॉरी। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, किसान भूमि का मालिक होता था, किसान भूमि का मालिक होता था। कृषि कर को भाग, कृषि कर को भाग कहा गया, कृषि कर को भाग कहा गया। अभिलेखों में, अभिलेखों में उद्रंग कहा गया, अभिलेखों में उद्रंग, बोर्ड पर लिखा हुआ है, उद्रंग कहा गया। यह उपज का, यह उपज का 1/6 भाग होता था। होता था। आगे लिख दें, अतिरिक्त भूमि पर, एक्स्ट्रा भूमि पर, अतिरिक्त भूमि पर ऊपरी कर लिया जाता था। ऊपरी कर लिया जाता था।
भोग फल और सब्जी पर लगाया जाता था। भोग फल और सब्जी पर लगाया जाता था। लिख दिया? ओके। राजा द्वारा जनता से बेगार ली जाती थी। जनता से बेगार ली जाती थी। इसे गुप्त काल में विष्टि कहा गया। इसे गुप्त काल में विष्टि कहा गया। ओके। कृषि हो गई है, व्यापार कर लो, खेल खत्म करो। व्यापार, हेडिंग डाल दो व्यापार की। तो इसमें लिख दें साफ साफ, गुप्त काल में व्यापक संख्या में व्यापार होता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में शिल्पकारों की श्रेणियां होती थी। श्रेणियां होती थी। व्यापारियों की श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रमुख श्रेष्ठिन होता था। ये श्रेणियां बैंकों का कार्य करती थी। ये श्रेणियां बैंकों का कार्य करती थी। सिक्के जारी करते थे। ये श्रेणियां बैंकों का काम करती थी। सिक्के जारी करती थी। वैशाली की श्रेणी वैशाली की श्रेणी तथा नालंदा की श्रेणी की मुहर्रें प्राप्त हुई हैं। बोले तो सील यानी ठप्पा, मुहर्रें प्राप्त हुई। अच्छा, आप में से कोई होशियार है तो? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं मेरे शब्द ले लेता हूं।
है तो कोई अभिलेख लिखवाया मैंने तुम्हें तुम्हारे रजिस्टर में गुप्त काल का, जिसमें व्यापारियों की एक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। वो श्रेणी कौन सी थी और वो कौन सा अभिलेख था? जूनागढ़ अभिलेख में श्रेणी कहां है? हाँ जी, क्या था? शाबाश, मंदसौर है। ओणों में कौन सी श्रेणी है? अरे मैंने जूनागढ़ अभिलेख में कोई श्रेणी लिखाई तो नहीं। वहां तो ऊण आक्रमण है, सुदर्शन झील है। मंदसौर अभिलेख लिखवाया मैंने कुमार गुप्त के समय का। देखो देखे, अरे देखो कुमार गुप्त में मंदसौर अभिलेख है क्या? इसमें क्या मिलेगा? इसमें प्राचीन नाम दसपुर है। इसमें व्यापारियों द्वारा लाट प्रदेश गुजरात को छोड़कर मालवा, आनी और सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है। तो यहां व्यापारियों की श्रेणी का उल्लेख है। व्यापारी, तो यहां ये जो व्यापारी हैं उस समय सूती वस्त्र व्यापारी थे, तो यहां सूती वस्त्र लिख दो, सूती वस्त्र व्यापारी। ये यहां जो मंदसौर है ना, वहां सूती वस्त्र व्यापारी कर लो। मैंने वस्त्र व्यापारी तो लिखा रखा है तुम्हें, बस सूती वस्त्र और कर लो। तो वस्त्र व्यापारियों की श्रेणी का उल्लेख इसमें मिलता है। अच्छा, अभी पता ही नहीं लगा? अरे मिला ही नहीं। कुमार गुप्त निकाल, कुमार गुप्त तो मिल जाएगा, मुश्किल है तो भगवान ही मालिक है फिर। अरे कुमार गुप्त में मैंने 3 अभिलेख लिखाए हैं, उसमें बीच वाला है दूसरा मंदसौर अभिलेख। उसमें वस्त्र व्यापारी, वस्त्र व्यापारियों की श्रेणी का उल्लेख है। तो वहां वस्त्र में कौन सा वस्त्र है? सूती वस्त्र। तो ये श्रेणियां व्यापार किया करती थी। ठीक है, एक बात और बताओ, एक ही सूती वस्त्र वाले व्यापारी की सूती वस्त्र व्यापारियों की श्रेणी, मसाला व्यापारी, मसाला व्यापारियों की श्रेणी, सेंट व्यापारी, इत्र, इत्र व्यापारियों की श्रेणी। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के व्यापारी मिल जाएं तो उसे क्या कहते थे? पूग। तो पूग क्या है दोस्तों? इसमें लिख दो, विभिन्न तरह के व्यापार, हाँ, विभिन्न तरह के व्यापारियों की श्रेणी पूग कहलाती थी। तो पूग क्या है? विभिन्न तरह के व्यापारियों की श्रेणी पूग कहलाती थी। विभिन्न तरह के व्यापारियों की श्रेणी पूग कहलाती थी। पूग। अब दोस्तों निगम शब्द भी मिलता है। निगम, ये निगम क्या होता है? निगम बताओ। जब एक ही शहर के जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारी चाहे वो किसी पर, कोई सेंट का, कोई सूती वस्त्र का, कोई जेवरात का, तो एक ही शहर के व्यापारियों एवं उस शहर के जो शिल्पकार हैं, इन शिल्पकारों का जो संघ होता था उसे क्या कहते थे? निगम कहा जाता। तो हम जो आज नगर निगम की बात करते हैं, ये निगम शब्द गुप्त काल से आया है। तो लिखें, इसमें निगम लगा के लिखेंगे, एक ही शहर के व्यापारियों और शिल्पकारों का संघ। एक ही शहर के व्यापारियों
एवं शिल्पकारों का संघ। व्यापार पर क्या टैक्स लगता था क्या? हाँ, उसे क्या कहते थे? शुल्क। लिखो, व्यापार पर जो कर लगाया जाता था उसे शुल्क कहा जाता था। उसे शुल्क कहा जाता था, शुल्क। लिख दिया। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा विदेश व्यापार किस बंदरगाह से होता था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल कलकत्ता के पास में था। यहां से चीन एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार होता था। दूसरे नंबर का व्यापार होता था बड़ौच से। और यहां किसके साथ व्यापार होता था? रोमन साम्राज्य के साथ। तो ये दो बात और लिख दो, व्यापार भी खत्म। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार होता था। गुजरात के बड़ौच बंदरगाह से, गुजरात के बड़ौच बंदरगाह से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। ओके, अब एक शब्द और है, नाम है भूतो प्रांतो प्रत्याय। भूतो प्रांतो प्रत्याय तुम्हारे पूछा हुआ है कि भूतो प्रांतो प्रत्याय क्या है। तो जितना भी दूसरे राज्य से जो आयात होता था, उस आयात पर जो शुल्क लगता था उसे क्या कहते थे? भूतो प्रांतो प्रत्याय। तो आयातित वस्तुओं पे कर, इसका अर्थ है आयातित वस्तुओं पर कर। लिख दिया। भूतो प्रांतो प्रत्याय, आयात शुल्क या जो आयातित वस्तुएं उन पर लगने वाला कर। ओके दोस्तों, अब अपन चंद बात और करेंगे। आप में से होशियार विद्यार्थी, शब्द मैं लिख रहा हूं, अर्थ आप बताओगे। अग्रहार, ब्रह्मदेय,
अक्षय नेवी, भूमि अनुदान, तो ये 4 शब्द हैं, अर्थ तुम बता दो। शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? राहुल मीणा, वेरी गुड। तो दोस्तों गुप्त काल में इन्होंने एकदम एक्यूरेट और सटीक बताया। ये चूंकि शायद आपने इसलिए बताया कि तुम्हारे आरएस प्री में प्रश्न पूछा हुआ है 2013 की प्री में, अग्रहार होते थे। तो ध्यान दें, गुप्त काल में पहली बार व्यापक जमीन का अनुदान किया गया। वैसे तो पहली बार मौर्योत्तर काल में सातवाहन काल में लिखाया था मैंने आपको कि गांव के गांव ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। भूमि अनुदान प्रथा की शुरुआत सातवाहन काल में हुई, लेकिन व्यापक प्रचलन कब हुआ? गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो ब्राह्मण होते थे उन्हें तथा मंदिरों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, जिसे गांव के गांव अनुदान में दिए जाते थे। ये दोस्तों राजस्व के लिए दान में दिए जाते थे। राजस्व संग्रहण का अधिकार दान ग्रहीता को मिलता था कि राजस्व उस गांव की जमीन का अधिकार जो दान ग्रहीता होता था, दान जो लेता था, उसे प्राप्त हो जाता था और ये आनुवंशिक होता था। जैसे मान लो मुझे रामगढ़ गांव का दान मिल गया, मुझे रामगढ़ का, तो मैं जब तक जिंदा हूं मैं रामगढ़ गांव के सभी किसानों से नियमित टैक्स में लूंगा, ये हक है मेरा। और यदि कोई मुझे टैक्स ना दे तो मैं उसे गांव से बाहर निकाल सकता हूं, जमीन से बेदखल कर सकता हूं, ये हक है मुझे। तो मैं टैक्स कलेक्शन करूंगा ताउम्र, ऐसा करूंगा। मेरे बाद, मेरे जाने के बाद मेरा बेटा भी गांव का प्रभारी बन जाएगा। ये तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जो भूमि अनुदान के लिए जो ताम्र पत्र जारी किए गए थे आदेश के रूप में, उनमें लिखा हुआ है कि जब तक सूर्य चंदो आकाश में विराजमान है तब तक इस जमीन पर, इस गांव पर अधिकार दान ग्रहीता का है। तो आनुवंशिक रूप से दिए गए। जो ब्राह्मणों को दान दिया गया, सिर्फ ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्रामों को क्या कहते थे दोस्तों? ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को दे ब्रह्मदेव, और जो मंदिर को दे दिया। जैसे कई जगह आप लोगों ने सुना होगा, आज भी कई स्थानों पर मंदिर को दान में दी गई जमीनें हैं, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती, वो बिकती नहीं है। जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मंदिर माफी जमीन, तो उनकी रजिस्ट्रियां नहीं होती। तो मंदिरों को या फिर पाठशालाओं को, शिक्षण संस्थाओं को दान में दिए गए ग्रामों को क्या कहेंगे? अग्रहार। अभिलेखीय साक्ष्य है, मैंने लिखाया है आपको, अग्रहार का। 5 गांव दान में दिए गए थे। बोलो किसने दिए? बता मावली। अरे मैंने नालंदा, सॉरी और सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप, उसमें दीपक जलाने के लिए आम्र का देव ने 5 गांव दान में दे दिए थे। लिखा हुआ है सांची के अभिलेख में, आम्र का देव। बताया था मैंने। अरे आम्रपाली नहीं है रे,
आम्र का देव है, कहीं आम्र, आम्र में पाली देव, यही की तो बात है ना। बहुत घना अंतर है दोनों के बीच, 1000 साल से अधिक अंतर है आम्रपाली में और आम्र का देव में। और बेटा आम्रपाली कौन थी बता? कुमार देवी आम्रपाली थी तो, और आम्र का देव कौन था? अच्छा आम्र का देव कौन था? सांची की स्तूप को दान में देने वाले, वेरी गुड, शाबाश। तो उन्हें ब्रह्मदेव कहेंगे ब्राह्मणों वाले को, अग्रहार कहेंगे मंदिरों वाले पाठशाला वाले को, और अक्षय निवि यानी कि वह धनराशि, वह धनराशि जो धार्मिक अनुदान के रूप में, धार्मिक अनुदान के रूप में दी जाती थी। जैसे मान लो मंदिर को दे दी, और इसका ब्याज दान ग्रहीता को मिलता था, को हमेशा प्राप्त होता था। जैसे मान लो मैंने गोविंद देव जी के मंदिर को, मैंने गोविंद देव जी के मंदिर को 20 करोड़ रुपए दान में दे दिया, मान लो, माना गणित में सौरभ, तो 20 करोड़ दान में दे दिए, बैंक में जमा कराएं तो इनका 6% की दर से, आधा रुपया सैकड़ा की दर से भी ब्याज मिलता है, पता है, बैंक दर भी 6%। तो यदि 20 करोड़ रुपए को यदि 6% की दर से भी 12 महीने के लिए रखा जाए तो कितना ब्याज होता है बताओ? 10 लाख। 12 महीने का 10 लाख। ये 10 लाख सिर्फ किससे हुआ? न्यूनतम ब्याज से। ये ब्याज की राशि किसे मिलेगी? दान ग्रहीता को। जैसे मंदिर को है तो मंदिर को, किसी व्यक्ति को दिया तो उसको। तो जो रकम मूल है वो हमेशा बची रहेगी, सिर्फ ब्याज प्राप्त करने का हक दान ग्रहीता को होगा। तो हमेशा वो मूल रकम बच जाने वाली इस धनराशि को क्या कहा जाता है? अक्षय निवि। निवि का मतलब राशि, अक्षय का मतलब जो हमेशा बनी रहती है, अक्षत, अक्षय निवि। ठीक है। भूमि अनुदान मैंने आपको बताई दिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सातवाहन काल में इसकी शुरुआत हुई, काल में प्रारंभ हुए, लेकिन सर्वाधिक प्रचलन कब हुआ? गुप्त काल में इसका व्यापक प्रचलन हुआ। ठीक है, तो मैं लिखा दूं क्या? लिखो दोस्तों, मैं लिखाता हूं। नहीं, मैं एक लाइन लिखा करके फिर लिखवा दूंगा आपको, ऐसे लिखना है। लिखें, भारत में सातवाहन काल में, भारत में सातवाहन काल में भूमि अनुदान प्रथा शुरू हुई। भूमि अनुदान प्रथा शुरू हुई गुप्त काल में। भूमि अनुदान गुप्त काल में भूमि अनुदान ग्राम अनुदान में परिणित हो गया। भूमि अनुदान ग्राम अनुदान में परिणित हो गया।
दान ग्रहीता को भूमि अनुदान, सूर्य चंद्रमा, रहनी तक के लिए दिए जाते थे। अभी उतार दो शुरू के तीनों, ये मैंने लिखा दिया, ये मत उतारना। लिख दिया होगा। लिख दिया क्या? तो इतना क्या धीरे धीरे जमा रहे हो? हेडिंग डालो। अरे नहीं लिखा क्या? तो अब अगली हेडिंग डालना है गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति।
डाल दिया हेडिंग। अब ये जो वर्तमान सिस्टम है भारत का, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, तो ये सारा का सारा गुप्त काल में विकसित हुआ। तो जैसे गोत्र छोड़ करके विवाह करना, अपनी जाति में विवाह करना, स्त्रियों को कम पढ़ाना, उनका जल्दी विवाह करना, ये कुछ कुप्रथाएं। पुरुष को नेतृत्व और वर्चस्व देना, स्त्रियों को पुरुष की दया पर छोड़ना, और उसके लिए कहा जाना कि एक महिला को पुरुष के नियंत्रण में रहना चाहिए, पहले वो पिता के नियंत्रण में रहे, ब्याह होने के बाद वो पति के नियंत्रण में रहे, और बुढ़ापे में पुत्र के नियंत्रण में रहे, उसे नियंत्रण में रहना चाहिए, ऐसा गुप्त काल में स्मृति ग्रंथों में कहा गया। गुप्त काल के स्मृति ग्रंथों में कहा गया कि एक लड़की का विवाह योग्य जो उम्र है 8 से 11 वर्ष की, 8 से 11 साल की लड़की का विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन लड़का ब्रह्मचारी आश्रम पार कर चुका हो, 25 वर्ष से ज्यादा होना आवश्यक है। अब गुप्त काल की स्मृति ग्रंथों में लिखा है, मैं क्या करूं? तो ये चंद बातें हैं, मैं लिखवा दूं तो मेरी ओर मत देखो, मैं गुप्त काल पढ़ा रहा हूं, हाँ, किंतु परंतु नहीं, चुपचाप पढ़ो। तो लिखो दोस्तों, गुप्त काल में, अच्छा आप में से होशियार स्टूडेंट फटाफट मुझे एक बात बता दें, ये जातियां बनी क्यों गुप्त काल में? आते आते इतनी सारी जातियां क्यों बनी? जाति प्रथा के विकास के पीछे कारण क्या बताया था मैंने? हाँ, विदेशी आक्रमण और बेमेल ब्याह। जैसे मान लो ये कैसे, पहले 4 वर्ण थे ना, कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले तो इनके बीच में ब्याह हो गए उल्टे पुल्टे। अब जैसे ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण लड़के ने एक क्षत्रिय कन्या के साथ ब्याह कर लिया तो उसकी जाति अलग हो जाएगी। इसे अनुलोम विवाह कहें। लेकिन एक ब्राह्मणी ने एक क्षत्रिय लड़के से ब्याह कर लिया तो वो प्रतिलोम ब्याह होगा और उसकी अलग जाति होगी। अब एक ब्राह्मण लड़के ने यदि वैश्य कन्या से ब्याह कर लिया तो अलग जाति होगी, जिनमें डोम नाम है, डोम। जैसे ब्राह्मण लड़की ने किसी वैश्य लड़के से ब्याह कर लिया तो उसकी अलग जाति होगी, चांडाल। एक ब्राह्मण लड़के ने शूद्र कन्या से ब्याह कर लिया तो उसकी अलग जाति होगी, और एक ब्राह्मणी ने एक शूद्र लड़के से ब्याह कर लिया तो उसकी अलग जात होगी। कितनी बन गई? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 तो ब्राह्मण ब्राह्मण ने बना दी। फिर क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इनके भी 3 तो यदि लड़के हैं और 3 इधर लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर ये जातियां जो हैं आप 6 6 और 6 18 और 6 कितनी? 24, 4 मूल रह गई, कितनी? 28। अब इन 28 में विदेशी कूद पड़े। उन्होंने 28 में से एक लड़की को चयन कर लिया, बोले मैं तो तेरे से ब्याह करूंगा,
अब ब्राह्मणों ने कहा कि बोले ये 29वीं जात बन गई, 28 में से एक, अब 28 में से 28 कन्याएं, 28 और बन गई। अब वो भी एक विदेशी नहीं है, इंडो ग्रीक है, फिर शक है, फिर कुषाण है, फिर हूण है। तो ये सब के सब 28 के 28 में कूद पड़े, 28 के 28 गुना, 28 को 28 से कर लो, इतनी जातियां विकसित हो गई। बाद में जो गुप्तकालीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको समझ में नहीं आया, फिर हिसाब किताब गड़बड़ा गया। अब ऐसे हिसाब किताब गड़बड़ाएगा, क्योंकि ये 28 तो ये थी, फिर ये विदेशी, और विदेशियों में भी उल्टा सुल्टा नियम कि विदेशियों का लड़का यदि इन 28 लड़कियों से करता है तो जातियां अलग, और यदि इन विदेशियों की लड़कियों से वो 28 के लड़के करते हैं तो बात कुछ और। हिसाब समझ में आएगा क्या? अंत में ब्राह्मणों ने लिखा कि घोर कलयुग आ गया, कुछ नहीं पता कौन किसके साथ। तो कलियुग की अवधारणा सबसे पहले गुप्तकालीन साहित्य में ही लिखी मिलती है। और ये कलियुग किस चीज के लिए कहा गया है? इन विवाहों के लिए, कि कौन किसके साथ ब्याह कर ले और किसके कौन सी संतान हो जाए, हिसाब का पता ही नहीं है। ये घोर कलियुग है। तो ये कलियुग की अवधारणा विवाह के संबंध में आई। ये 4 बातें मैं लिखाऊंगा, लिखा दूं? हाँ जी लिखो, फटाफट लिखो। हाँ जी लिखें, फटाफट लिखें, फटाफट लिखो। अरे इन्हें बंद कर दे जी, हाँ गेट में बंद कर दे। लिखो रे छोरो। गुप्त काल में, अरे सामाजिक स्थिति की हेडिंग कौन डाली के? हाँ तो लिखो, गुप्त काल में भारतीय सामाजिक, गुप्त काल में भारतीय सामाजिक, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ, व्यापक परिवर्तन हुआ। सामाजिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुआ। बाल विवाह प्रारंभ हुए, बाल विवाह प्रारंभ हुए। बाल विवाह प्रारंभ हुए। 8 से 11 वर्ष की उम्र में, 8 से 11 वर्ष की उम्र में लड़की का विवाह 25 वर्षीय लड़की से करने पर बल दिया गया। बल दिया गया। जाति व्यवस्था का प्रचलन व्यापक रूप से हुआ। विदेशी आक्रमणों के कारण कठोर जाति व्यवस्था प्रारंभ हुई। सैकड़ों जातियों
सैकड़ों जातियों के उपरांत, सैकड़ों जातियों के उपरांत गुप्तकालीन ग्रंथों में कलयुग कलयुग के आगमन कलयुग के आगमन का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। सामान्य घरों की स्त्रियों को सामान्य घरों की स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था। वात्स्यायन के कामसूत्र वात्स्यायन के कामसूत्र से जानकारी मिलती है कि जानकारी मिलती है कि उच्च वर्ण की लड़कियों को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाती थी। दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा पर्दा प्रथा नहीं थी। विवाह के समय लड़की के माता पिता लड़की के माता पिता द्वारा लड़की को दिया गया धन स्त्री धन कहलाता था। इस पर स्त्रियों का अधिकार होता था। विधवा विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह का प्रचलन था। महिला पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती थी।
महिला पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती थी। मंदिरों में लड़कियों को, हाँ जी एकदम धीरे, तो लिखना है मंदिरों में लड़कियों को रखा जाता था जिन्हें देवदासी कहते थे। मंदिरों में लड़कियों को रखा जाता था जिन्हें देवदासी कहते थे। आज भी नेपाल में कोई मंदिर है जहां पर देवदासी प्रथा है? कौन सा मंदिर मुझे ध्यान नहीं है। एक बहुत बड़ा मंदिर शायद पशुपतिनाथ है क्या? हाँ, तो वहां लड़की 7 वर्ष की कन्या को रखते हैं और 15 वर्ष की तक की रखते हैं। राजस्थान में भी तो विष्णु संप्रदाय में है परंपरा। सर पापा के परियों के पंख तो अच्छे बनाए हैं। मैंने कहा पंख बना दिए हैं? अच्छा यहां पर जी कमाल है। तो गुप्त काल की आर्थिक स्थिति खत्म, सामाजिक खत्म, सारी स्थितियां खत्म। अब सिर्फ 2 मुद्दे बचे, एक तो गुप्तकालीन विज्ञान और एक कला और संस्कृति। कल बात करेंगे। आज हेडिंग तो डालो, अरे हेडिंग डालो पहले। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति, हेडिंग डालो। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति, और इसमें सबसे पहले लिख भी दो, गुप्त काल को कला, संस्कृति और विज्ञान के कारण, अरे लिखो, एडिंग है गुप्तकालीन कला और संस्कृति। गुप्तकालीन कला और संस्कृति, गुप्तकालीन कला और संस्कृति लिख दिया क्या? लिखें गुप्त काल को कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में, गुप्त काल को कला और संस्कृति तथा विज्ञान के क्षेत्र में, अरे छोरा खोल ले, तो गुप्त काल को कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है। 4-5 लोग यूं बैठे थे, मेरे को देख करके रजिस्टर निकाल रहे हैं, कितने हरामखोर हैं। और मैं भी तो जानता हूं ना कि तुम दिमाग कहां लगा रहे हो। तो कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। अब जाओ, मिलते हैं कल। नमस्कार।